दोस्तों नमस्कार, मैं आकाश वर्मा अपने चैनल स्टडी बाय स्काई पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए और लाइक करिए, जिससे हमको पता चल सकेगा कि हम आपको समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं, या दूसरा मेथड अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें और अदर ग्रुपों में शेयर भी करें। मेरा प्रयास है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने अल्टरनेटिव करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम में एक वीडियो पहले पड़ा हुआ है, तो वो वीडियो आप देख लें, फिर इसके बाद ये वाला वीडियो देखें। ठीक है, आइए देखते हैं। पावर फैक्टर का अधिकतम मान 1 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पावर फैक्टर का अधिकतम मान 1 होता है और इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई यूनिट नहीं होता। याद रखिएगा, पावर फैक्टर यूनिटलेस है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। याद रखिएगा, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। पावर फैक्टर यूनिटी अगर होगा तो एक्सएल बराबर एक्ससी बराबर एक्सएल, और लीडिंग होगा तो एक्ससी ग्रेटर देन एक्सएल, और लैगिंग होगा तो एक्ससी लेस देन एक्सएल। ठीक है, आगे देखते हैं। एडमिटेंस, किसी एसी परिपथ में इम्पीडेंस का विलोम जो है एडमिटेंस होता है। ये सब एक एक लाइन की परिभाषा है। ठीक है, आपको याद हो जाना चाहिए। इसका मात्रक महो या साइमन होता है। इसे वाई से दर्शाया जाता है। किससे? वाई से दर्शाया जाता है। जिस प्रकार इम्पीडेंस के 2 अंश प्रतिरोध और रिएक्टेंस होते हैं, उसी प्रकार एडमिटेंस के 2 अंश होते हैं, कंडक्टेंस एंड ससेप्टेंस। ठीक है, जिसको बी से डिनोट करते हैं। जेड बराबर होता है √r² + x², वाई बराबर होता है g² + b²। याद रखिएगा। ठीक है, जो है एडमिटेंस की वाई से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला होता है √g² + b²। आगे देखते हैं कंडक्टेंस। प्रतिरोध का विलोम कंडक्टेंस कहलाता है, जिसे जी से सूचित किया जाता है। बहुत पहले बता दिया था। इसका मात्रक महो साइमन होता है और जी बराबर होता है 1/r। देखिए, ये जो यूनिट है ये यहाँ पे देखिए सेम है। एडमिटेंस और कंडक्टेंस का यूनिट सेम होता है। ठीक है, ससेप्टेंस का, इसको रिएक्टेंस एक्स का विलोम जो है ससेप्टेंस कहलाता है, और इसे बी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? बी से, और इसका यूनिट होता है महो या साइमन, और बी बराबर होता है 1/x। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा या विद्युत भागबल का समीकरण V बराबर V max sin ω_t, I बराबर I max sin ω_t। V जो है वोल्टता का तत्कालिक मान है, I विद्युत धारा का तत्कालिक मान है, और V max वोल्टता का शिखर मान है, और I max विद्युत धारा का शिखर मान है। ओमेगा बराबर 2πf होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं, ये जो चार्ट दिया हुआ है, प्रतिबाधा का मान, वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस, फेज धारा के लिए कोण और पावर फैक्टर। केवल अगर रेजिस्टेंस है तो प्रतिबाधा का मान, वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस हो जाएगा Z बराबर R। फेज धारा के लिए कोण हो जाएगा 0 डिग्री और पावर फैक्टर 1 हो जाएगा। ये याद कर लीजिएगा। प्रेरकत्व के लिए
ठीक है। ओनली इंडक्टेंस के लिए जेड बराबर आई बी इक्वल टू एक्सएल, 90 डिग्री लैग होगा और पावर फैक्टर 0। ओनली कैपेसिटेंस के लिए होगा जेड बराबर 1 में ओमेगा सी, ठीक है। और ये लीडिंग होगा 90 डिग्री, इसका पावर फैक्टर 0। याद कर लीजिए, ओनली रेजिस्टेंस के केस में पावर फैक्टर 1 होगा और इंडक्टेंस के केस में 0 और कैपेसिटेंस के केस में भी 0 होगा। याद रखिएगा पावर फैक्टर, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व जेड बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। और पावर फैक्टर जो है 1 ग्रेटर देन 1 शक्ति गुणांक, ठीक है, ग्रेटर देन 0। और प्रतिरोध तथा संधारित्र जेड बराबर जेड रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं प्रतिरोध और प्रेरकत्व और संधारित्र जब तीनों एक रहेंगे, ये फार्मूला, ठीक है। तो इस केस में होगा 0 तथा 90 अंश के मध्य जो है पाश्चात्य या अग्रता, मतलब लीडिंग एंड लैगिंग, ठीक है। और उसके बाद इसमें हो जाएगा आपका 0 से 90 अंश के तथा 1 के मध्य पाश्चात्य तथा अग्रता। आगे देखते हैं थ्री फेज सिस्टम। अब देखते हैं थ्री फेज सिस्टम में वन फेज सिस्टम के समूहन में थ्री फेज प्रणाली बनती है, लेकिन भारत में थ्री फेज प्रणाली पर उत्पादन और पारेषण सब होता है। कहने का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि सिंगल फेज के समूह से ही थ्री फेज बनता है, लेकिन भारत में जो उत्पादन होता है और पारेषण होता है वो थ्री फेज पे होता है, ठीक है। दो फेज सप्लाई में बाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन 90 डिग्री होता है, और जबकि थ्री फेज सप्लाई बाइंडिंग विद्युतीय विस्थापन में 120 डिग्री होता है। ये वाली लाइन जो है आप याद कर लीजिए, आप कोई भी पेपर उठा के देखिए, लगभग ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो याद रखिएगा, सिंगल फेज में पूछेगा तो 90 डिग्री लगाइएगा, अगर थ्री फेज पूछेगा तो 120 लगाइएगा, ठीक है। एकदम बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख डालिए इसको। थ्री फेज प्रणाली पर आधारित वन फेज प्रणाली पर आधारित उपकरण की अपेक्षा आकार में छोटे, वजन में हल्के और अधिक दक्षता वाले होते हैं। फेज बढ़ाने से समान आकार की सिंगल फेज मोटर के लिए समान आउटपुट मशीन की रेटिंग बढ़ती है। अब स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन देखते हैं थ्री फेज में, ठीक है। UWV। अब देखिए, ये है स्टार कनेक्शन और ये है डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। इसमें पूछता है कि न्यूट्रल के लिए कौन सा कनेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जब कोई लोड डेल्टा कनेक्शन में हो तो, ठीक है, तो उस दौरान जो है VL इक्वल टू VPH होगा। VL जो है लाइन वोल्टेज और PH मतलब फेज वोल्टेज, ठीक है। और I फेज इक्वल टू IL अपॉन में √3। तो IL इक्वल टू लाइन करंट और IPH इक्वल टू फेज करंट, ठीक है, जब कोई स्टार कनेक्शन में हो। ये फार्मूला है, ये पूछता भी है कि अगर डेल्टा कनेक्शन होगा तो उस केस में क्या चीज़ बराबर होगा। तो याद रखिएगा, वोल्टेज बराबर होगा डेल्टा कनेक्शन में, और करंट जो है I फेज करंट बराबर I लाइन करंट अपॉन में 3। अगर यही स्टार कनेक्शन है तो स्टार कनेक्शन में होता है
करंट बराबर होता है, ठीक है, और लाइन करंट और फेज करंट बराबर होता है स्टार कनेक्शन में। ये पूछता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर उस समय कन्फ्यूजन हो जाता है कि स्टार में करंट बराबर होता है कि डेल्टा कनेक्शन में। तो याद रखिएगा, स्टार कनेक्शन में करंट बराबर होता है, डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज बराबर होता है, ठीक है। ये पूछा हुआ है बहुत बार। जब कोई लोड स्टार कनेक्शन में हो तो पावर बराबर होता है, पावर फैक्टर जो है √3 VL cos phi VL, ठीक है, PT पावर हो जाएगा, पावर फैक्टर नहीं, पावर बराबर √3 VL cos थीटा। ठीक, आगे देखते हैं। जब कोई लोड, ठीक है, डेल्टा कनेक्शन में हो तो पावर, ये देखिए स्टार कनेक्शन के लिए ये फार्मूला लगेगा और डेल्टा कनेक्शन के लिए भी सेम फार्मूला लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं 3 फेज परिपथ में शक्ति का मापन। 1 वाट मीटर शक्ति मापन विधि। यह विधि 3 फेज 4 वायर प्रणाली से संतुलित लोड की शक्ति ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और P बराबर 3WP। तो cos phi बराबर P/√3 VL × IL, ठीक है। 2 वाट मीटर। यह प्रणाली संतुलित और असंतुलित दोनों प्रकार के लोड की शक्ति मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जब क्वेश्चन पूछेगा तो वो पूछता है कि संतुलित लोड के लिए किस प्रकार का शक्ति मापन विधि प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा 1 वाट मीटर, 1 वाट मीटर। अगर ऑप्शन में संतुलित और असंतुलित दोनों दिया है, ठीक है, कह रहा है कि एक प्रणाली संतुलित तथा असंतुलित दोनों प्रकार की शक्ति मापने के लिए, तो याद रखिएगा 2 वाट मीटर शक्ति विधि का प्रयोग किया जाता है। P बराबर W1 + WT। इसकी शुद्धता 0.5 सेकेंड होता है, ठीक है। 3 वाट मीटर शक्ति। इस प्रणाली में भी संतुलित तथा असंतुलित दोनों प्रकार के लोड की शक्ति मापने में प्रयोग किया जाता है। इसकी शुद्धता जो है 0.2 सेकेंड होती है। P बराबर W1 W2 W3। 3 फेज प्रणाली में तारों का फेज अनुक्रम होता है RYB और 3 फेज सप्लाई का फेज अनुक्रम इंडिकेटर द्वारा निर्धारित किया जाता है। बहुफेजी मोटर स्वतः स्टार्ट होती हैं। सिंगल फेज अल्टरनेटर की तुलना में 3 फेज अल्टरनेटर का तुल्यांकन सरल होता है। 3 फेज मोटर की तुलना में सिंगल फेज मोटर का शक्ति गुणांक कम होता है, मतलब पावर फैक्टर कम होता है। एक संचारण प्रणाली की तुलना में 3 फेज संचारण प्रणाली अधिक निर्भर योग्य है और 3 फेज संचरण प्रणाली में तांबा क्षति जो है कम होती है, कॉपर लॉस कम होता है 3 फेज में। स्टार कनेक्शन में तीनों तारों के मिलन बिंदु में जो तार जुड़ा होता है उसे न्यूट्रल कहते हैं। अभी मैंने ये पूछा भी था आपसे, ठीक है, कि स्टार में न्यूट्रल बनेगा या डेल्टा में। तो याद रखिएगा स्टार में। स्टार कनेक्शन में तीनों तारों के मिलन बिंदु में जो तार जुड़ा होता है उसे न्यूट्रल कहते हैं। ये आपको दिखा दूँ मैं, ये जो है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये पॉइंट जो है न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये जो भी पॉइंट्स लिखे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें धारा का मान 0 होता है और इसे ही 3 फेज 4 वायर प्रणाली कहते हैं। प्रत्यावर्ती परिणाम सदिश विधि से जोड़े जाते हैं। एक आदर्श स्रोत में
आंतरिक प्रतिरोध इनफाइनाइट होना चाहिए तथा आंतरिक चालकता शून्य होना चाहिए। ठीक है, एक आदर्श धारा स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध अनंत होना चाहिए तथा आंतरिक चालकता शून्य होना चाहिए। एक आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध शून्य और आंतरिक चालकता अनंत होना चाहिए। ये दोनों पॉइंट याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीसी सर्किट का सभी नियम एसी सर्किट के लिए लागू होगा जब एसी सर्किट का केवल प्रतिरोध धारण किया रहेगा। ठीक है, जब रेजिस्टेंस होता है तो उस केस में डीसी सर्किट का जो नियम है वो एसी सर्किट में फॉलो होता है। विद्युतीय विस्थापन 360 विद्युतीय अंश अपान में फेजों की संख्या। किसी भी 3 फेज मोटर में 2 फेज परस्पर बदलने पर उसके घूमने की दिशा बदल जाती है। यदि कोई 3 फेज मोटर आर वाई बी अनुक्रम में है तो आर बी वाई कर दिया जाए तो मोटर के घूम, अगर जैसे कोई मोटर है, ये समझिए, ये आर फेज है, ये वाई फेज है, ये बी फेज है। अब इसमें क्या है कि अगर कोई मोटर उल्टा चल रहा है तो जो यहाँ पे पॉइंट जुड़े हुए हैं, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को जगह बदल दिया जाए, मतलब इसका इसके जगह पे कर दिया जाए और इसको इसके जगह पे कर दिया जाए, तो मोटर जो है सही डायरेक्शन में चलने लगेगा। उसके कहने का मतलब यही है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछता है कि 3 फेज मोटर जो है अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो उस केस में क्या करना चाहिए। तो याद रखिए कि इन 2 फेजों के टर्मिनल को आपस में बदल देना चाहिए। दोलित परिपथ में आवृत्ति या बराबर 1/2 पाई रूट LC होता है। एसी परिपथ के लिए संधारित किए जाने वाले विरोध को संधारित्र कैपेसिटेंस रिएक्टेंस कहते हैं। एक संधारित्र में पावर फैक्टर का मान 0 लीडिंग होता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें कि आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, थैंक यू।